अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फरियाल इरफान और आज हम WMO के प्रोजेक्ट एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन के तहत एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम यहां पर IHRI में मौजूद हैं, जहां पर हम मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलेंगे और जानेंगे कि यहां पर बच्चों की और बड़ों की फ़िज़ियोथेरेपी किस तरह से की जाती है। तो आइए नाज़रीन, हम देखते हैं IHRI में बच्चों की फ़िज़ियोथेरेपी और बड़ों की फ़िज़ियोथेरेपी किस तरह से की जाती है। IHRI के फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाज़िया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। इस पर यार आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? क्या चल रहा है आजकल आपका यहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से? माशाल्लाह से हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट अच्छा रन कर रहा है। यहाँ पर हम बच्चों के हवाले से और बड़ों के हवाले से ट्रीटमेंट प्लान्स माशाल्लाह करते माशाल्लाह। हैं। और आपकी OPD किस तरह से चल रही है रन? पेशेंट फ़्लो आपका कैसा है? माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ अच्छा पेशेंट फ़्लो है और यहाँ हम बच्चों और बड़ों के हवाले से डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स करते हैं और उन पे अप्लाई करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर नाज़िया, आज हम आपके पास आए हैं कुछ फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड एक मसला मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है, फ्रोज़न शोल्डर। तो आप हमें प्लीज़ बताएं कि फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है और आप लोग यहाँ पे किस तरीके का ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं या होम प्लान्स हैं जो आप अपने पेशेंट्स को देते हैं? आप बहुत अच्छे टाइम पर आइए क्योंकि हमारे पास एक ऐसी फ्रोजन शोल्डर की पेशेंट है जिनको हम आजकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। माशाल्लाह। उसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और बताएंगे कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, इसकी क्या स्टेजेस हैं, इसमें किस किस्म का ट्रीटमेंट अप्लाई किया जा सकता है और इसका रिकवरी फेज कितने अरसे का होता है। तो इंशाल्लाह हम इस बारे में बहुत डिटेल से आपको बताएंगे। तो आज हम फ्रोज़न शोल्डर की नॉलेज के लिए हम डॉक्टर नाज़िया के साथ मौजूद हैं और उनसे हम कुछ सवालात करेंगे ताकि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें और अपनी आवाम को भी फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड हम कुछ बातें बता सकें जो कि फ्रोज़न शोल्डर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो डॉक्टर नाज़िया, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि फ्रोज़न शोल्डर आखिर है क्या चीज़ और ये इतना ज़्यादा मेन मसला हमारी आवाम में क्यों है? पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शोल्डर असल में हमारा शोल्डर जॉइंट अल्लाह ताला ने बनाया किस तरीके से। जी जी। हमारा शोल्डर जॉइंट 3 जॉइंट से या 3 मेन हड्डियों से मिलकर बनता है। उसका एक कैप्सूल ऊपर की तरफ आता है और उसका एक बॉल नीचे की तरफ आता है जो हमारी मूवमेंट को हेल्प करता है कि हम अपने हाथ को ऊपर लेके जाएं, साइड लेके जाएं, सर के पीछे की तरफ लेके जाएं, कमर के पीछे की तरफ लेके जाएं। तो ये सारी मूवमेंट जो है वो एक हम उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं जो हमारी 360 डिग्री मूवमेंट करता है हमारे शोल्डर के ऊपर। और समटाइम्स इसमें कुछ अनअलाइनमेंट की वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से ये स्टिफ हो जाता है। हमारा जॉइंट बेसिकली 3 लेयर्स से मिलके बनता है। एक तो बोन की लेयर हो गई, बोन की लेयर के बाद उसके ऊपर आती है एक लिगामेंट की लेयर और लिगामेंट की लेयर के बाद उसके बाद आती है कैप्सूल की लेयर और उसके बाद आती है मसल्स की लेयर। तो जब हमारा कैप्सूल सुकड़ना शुरू होता है, डिहाइड्रेट होना शुरू होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर की तरफ जा रहा है। क्या हमें ये कंफर्म कर सकती हैं ये बात कि डिहाइड्रेशन भी एक इशू हो सकता है हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का एक कॉमन? हाँ, आप सही कह रही हैं, आपका सवाल अच्छा है। फ्रोजन शोल्डर जो है उसकी एग्जैक्ट मालूमात अब तक साइंस दरियाफ्त नहीं कर पाई। उसका असल जो जिस वजह से वो होता है, जिसकी पैथोलॉजी है, वो अभी तक हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन लैक कर रही है। अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास कंफर्म नहीं आई। सेकेंडरी इश्यूज हो सकते हैं उसके साथ, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि डायबिटीज़ है अगर किसी को, तो डायबिटीज़ की वजह से जॉइंट में डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से जॉइंट्स के मसाइल या फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को थायराइड के इश्यूज़ हैं उसमें जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, बोन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। कोई इंजरी है, अब किसी पेशेंट ने वज़न उठाया, वज़न उठाने के बाद उसे अचानक से ऐसा महसूस हो गया कि झटका आया, उसने वो काम करना छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है कि जॉइंट कैप्सूल में कुछ वेयर एंड टेयर हुआ हो जिसकी वजह से ये उसको फ्रोजन शोल्डर की तरफ उसका दर्द जा रहा हो। या सोने में तकिया जो है वो ऊंचा लिया, या सोने की जो हैबिट है, आपका जो मैट्रेस है वो ठीक नहीं है, या आपका तकिया ठीक नहीं है, या आपका वर्क प्लेस पे आप कोई काम कर रहे हैं, लैपटॉप का काम कर रहे हैं, कोई राइटिंग का काम है आपका, या इस तरह से कि आपकी जो टेबल चेयर की सेटिंग है वो इस हवाले से सही नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। और कॉमनली ये चांसेस जो हैं वो 40 साल की एज से लेके 70 साल की एज तक के मर्द और ख़वातीन में होते हैं। अच्छा। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब मरीज़ हमारे पास आता है तो वो अपने बहुत सारे पोस्चर्स ख़राब करके जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है।
तो देखा आपने डॉक्टर नाज़िया ने हमें कितनी ज़्यादा मालूमात बताई है फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से। तो जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि हमें पोस्चर अपना बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो डॉक्टर नाज़िया, जैसे आपने हमें बताया कि 40 साल के बाद ये ज़्यादा कॉमन होता है मेल और फीमेल में, तो ये ज़्यादा किस जेंडर में कॉमन है, मेल्स में या फीमेल्स में? मोस्टली ये हमारी ख़वातीन में ज़रा ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारी ख़वातीन अपनी डाइट का और अपने इन्वायरमेंट का अच्छा ख्याल नहीं रख पाती, घर में काम काज के दौरान अपना पोस्चर का अच्छा ख्याल नहीं रख पाती हैं, और इसी तरह उनके साथ जो उनकी हेल्थ के मसाइल होते हैं उनकी वजह से जो है उनमें ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। मर्द हज़रात जो है वो निस्बतन अपनी डाइट का ख्याल सही अच्छी तरीके से रखते हैं, और दूसरा उनके काम जो एक फाइन काम होते हैं ना, घर वाले जो काम है उनसे ज़रा ये होता है कि ताल्लुक ज़रा कम होता है। घर में जो ख़वातीन होती है वो हर तरह के काम कर रही होती है, वज़न उठाना हुआ या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और डेली बेसिस पे कर रही हैं, और वो फीमेल्स फिर उस चीज़ का ख्याल भी नहीं रख पा रही होती, तो फिर ये मोस्टली फिर इसीलिए आप बता रही कि ऐसा होता है कि अब दर्द होता है तो वो दर्द की सूरत में ये होता है कि वो कोई सेल्फ मेडिकेशन लेके या समटाइम सेल्फ मेडिकेशन नहीं भी लेती हैं, तो वो उसको इस तरीके से रखती हैं कि चलो ठीक है ये सही हो जाएगा खुद ब खुद ही, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाती। तो उसकी वजह से ये जो मसाइल हैं ज़रा ज़्यादा होते हैं। गर्दन में दर्द की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, अब गर्दन के दर्द की अलग बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उससे लिंक्ड है कि उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। आप ये कहना चाहती हैं कि अगर हमें इस मसले से बचना है तो हमें अपनी डाइट को प्रॉपर रखना पड़ेगा। जैसा कि डॉक्टर नाज़िया ने हमें बताया कि हमें हर फीमेल को अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना है ताकि वो अपने इस मसले से बच सकें। तो डॉक्टर नाज़िया, हमारे पास दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो फ्रोज़न शोल्डर के हमारे पास सामने आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही जो फ्रोज़न शोल्डर को अकर कर रहे होते हैं? उसका बहुत अच्छे सवाल का जवाब आपको हमारी पेशेंट दे पाएंगी, वो बताएंगी कि किस तरीके, क्योंकि कॉमन सवाल है तो कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता है हमको। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होती हैं। आप ज़रा बताएंगे कि आपको जब फ्रोजन शोल्डर हुआ तो आपको शुरू में किस तरह का दर्द था? जब शुरू में मैं ऊपर हाथ करती थी तो मैं कंघी नहीं कर पाती थी, और मैं अगर कोई भी चीज़ कैबिनेट से ऊपर से उतारनी होती थी तो मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता था, अगर मैं हाथ पीछे नहीं कर पाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि आपको रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता? क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में ऐसा होता है मिस फरियाद कि पेशेंट रात को साइड से रात नींद नहीं कर पाता, क्योंकि उसको इतना दर्द होता है, जैसे ही वो सर तकिए पर रखेगा तो उसको लगेगा कि मेरे सारा वतन मेरे कंधे की तरफ आ गया। अच्छा। तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सिवियर पेन होता है, वो पेन की वजह से नींद भी पूरी नहीं होती और जिसकी वजह से ये कंडीशन ज़रा और सीरियस हो जाती है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप सारी रात सो ना पाई हो दर्द की वजह से? जी बिल्कुल, जब मैं सोती हूँ ना तो मेरे इसी साइड पर मुझे बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा होता है, जिस साइड पर मुझे फ्रोजन शोल्डर है। तो डॉक्टर नाज़िया, आप प्लीज़ हमें ये बताइए कि कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो कि हमें फ्रोजन शोल्डर की इस मसले को कंफर्म करते हैं, डायग्नोसिस को उसकी कंफर्म कर देते हैं? देखिए, फ्रोजन शोल्डर का इटसेल्फ कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, लेकिन जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो वो ऑर्थोपेडिक के रेफरेंस से आता है, किसी हड्डी वाले डॉक्टर को दिखा कर आएगा और उसे बता कर आएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट रेफर होकर, जी बिल्कुल, लेकिन अगर पेशेंट डायरेक्ट आपके पास आया और उसे ये पता है कि उसे कंधे में दर्द है और उसका इलाज फिजियोथेरेपी है, और अगर आपके पास वो डायरेक्ट रेफर होकर आया है तो आप उसको मोस्टली ये गाइड कर सकते हैं कि आप जाके एक प्लेन एक्सरे करवा लें। उस एक्सरे में उसकी हड्डियों के बारे में जो है बताया, मतलब दिखाया जाएगा कि हड्डी कौन सी हड्डी है जिसकी ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो गई है, उसकी कैल्शियम जो है उसकी डेंसिटी कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, ये सब चीज़ें, या लिगामेंट कोई टेयर तो नहीं है या कोई मसल, ये सब चीज़ें जो फाइन है ना ये आती हैं हमेशा MRI के अंदर। तो MRI का टेस्ट कराने से बेहतर है, वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, तो उससे ये होता है कि हम पेशेंट को अगर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीट करना चाहें तो हम उसका एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे करवा के, और फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कुछ फिजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं जिससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड कुछ और चीज़ है जो शोल्डर को फ्रीज कर रही है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि फ्रोजन शोल्डर जो मेनली जो इशू है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही ट्रीट करते हैं, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर का अगर किसी पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है जिसको फ्रोजन शोल्डर है तो उसका जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी ट्रीटमेंट है जो कोई भी डॉक्टर आपको रेफ़र करेगा वो फिजियोथेरेपी की तरफ रेफ़र करेगा।
अल्लाह ना करे अगर पेशेंट किसी वर्स तरीके की तरफ चला जाता है तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं या मोबिलाइजेशन अंडर एनेस्थीसिया की तरफ जाते हैं। उसमें ये होता है कि पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है, बेहोश करने के बाद उसके पूरे हाथ को 360 डिग्री घुमा दिया जाता है ताकि उसके जॉइंट कैप्सूल में जितनी भी एडिशंस हैं वो टूट जाएं। फिर उसके बाद दोबारा उसको फिजियोथेरेपी की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से मेरा एडवाइस हमेशा मेरे पेशेंट्स को यही होती है कि जब आपको अगर उतना पेनफुल प्रोसीजर करने के बाद भी अगर फिजियोथेरेपी की तरफ ही आना है तो एक लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज हमें ये बात बहुत अच्छे से पता चली है कि अगर किसी पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर कंफर्म है तो बिला वजह में टाइम वेस्ट करना और डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाना है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो जाता है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है लेकिन एज सच नहीं, एट द एंड आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। तो लिहाजा आपको अगर ये बात कंफर्म है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है तो आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। तो डॉक्टर नाजिया, आप हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताएं जो पेशेंट अगर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कोई उनके साथ कोई ऐसा इशू है तो वो घर में रहकर क्या इस मसले को हल कर सकते हैं? देखिए, फ्रोजन शोल्डर की जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हमारे पास पेशेंट आया है तो वो किस कंडीशन को लेते हुए आया है। फ्रोजन शोल्डर की जो पहली कंडीशन होती है वो एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशेंट समटाइम्स ऐसा होता है कि अपना हाथ भी ऊपर लेके जा रहा है लेकिन बहुत दर्द से लेके जा रहा है, सूजन है पेशेंट की कंधे की तरफ और कोई काम कर पा रहा है तो उसकी उंगलियों की तरफ भी दर्द आ रहा है। तो ये कंडीशन रहती है 2 माह से लेके 9 माह तक। और इस कंडीशन के दौरान हम पेशेंट को जज करते हैं कि हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि हम उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएँ। इस कंडीशन के दौरान मोस्टली ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे जो है वो फिजियोथेरेपी की तरफ आते हैं और उनको एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। हो सकता है इसकी वजह से पेन हो जाता हो, बढ़ जाता हो या कोई ऐसी कंडीशन हो जो शोल्डर ख़राब कर देता हो। तो हम इस स्टेज के अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर पेशेंट को हमेशा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के ऊपर रखते हैं, पेन किलर्स के ऊपर रखते हैं और हॉट एंड कोल्ड पैक अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेशेंट की जॉइंट में स्वेलिंग है, शोल्डर जॉइंट में स्वेलिंग है तो हम पेशेंट को आइस पैक की तरफ रखेंगे। अगर पेशेंट की जॉइंट में स्वेलिंग नहीं है और सिर्फ पेन है तो हम उसको हॉट पैक की तरफ रखेंगे और उसके साथ हम हॉट पैक के साथ हम उसको टेंस अप्लाई करेंगे। और इसका सबसे अच्छा और बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड। हम ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं जिससे पेशेंट हीलिंग फेज की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में ये होता है कि पेशेंट का जो शोल्डर है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो जाने में पेशेंट अपना हाथ बिल्कुल ऐसे ऊपर नहीं लेके जा पाता, इस तरीके से पीछे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं कर पाता, बैक की तरफ कोई मूवमेंट नहीं कर पाता। उस फेज़ में फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट खुद एक मैनुअल थेरेपी अप्लाई करता है पेशेंट की, मैनुअल थेरेपी करवाते हैं पेशेंट को, साथ में एक्सरसाइजेस करवाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट खुद और घर के लिए होम प्रोग्राम देते हैं और एक्सरसाइजेस बताते हैं जो पेशेंट परफॉर्म करते हैं। और ये हीलिंग प्रोसेस जो है ये चलता है कम से कम 9 महीने से, अगर 2 महीने से 3 महीने तक अगर पेनफुल स्टेज है तो उससे आगे जाके जो स्टिफ फेज आएगी वो कम से कम 3 से 6 महीने लेगी, जिसके दौरान फिजियोथेरेपी करते करते तो उसकी हीलिंग फेज अच्छी तरीके से फास्ट हो जाएगा और हम उसकी ट्रीटमेंट करते हुए हम उसको इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर आ जाएंगे। देखा आप लोगों ने नाजरीन, यहाँ पे फ्रोज़न शोल्डर सिर्फ एक छोटा मसला नहीं है, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड भी आपका रिकवर होने के लिए ले सकता है, जैसे कि हमें डॉक्टर नाजिया ने बताया। तो डॉक्टर नाजिया प्लीज़ आप हमें कुछ ऐसी शॉर्ट एक्सरसाइजेज बताएं जो कि अगर पेशेंट्स अपने घर में खुद परफॉर्म कर सकें। जी श्योर, मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो पेशेंट घर पे आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। उनके घर पे ही वो चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे वो आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और उसको जो है और वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे करेंगे भी तो उनकी नेक की एक्सरसाइजेज भी हो जाएंगी और शोल्डर भी, दोनों मसल्स स्ट्रेंथनिंग जब बढ़ जाएगी तो आपको फ्यूचर में जो है ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगी। क्योंकि कॉमनली ऐसा होता है कि अगर किसी पेशेंट को एक राइट साइड पे फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो गया है तो हो सकता है 6-7 साल बाद लेफ्ट साइड पे भी डेवलप हो जाए। तो इसलिए हम उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर पहले से एक्सरसाइजेस गाइड कर देते हैं, पोस्चर गाइड कर देते हैं, डाइट गाइड कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर उसको दोबारा ये मसला ना हो। ठीक है, तो मतलब अगर एक शोल्डर में ये मसला है तो वो दूसरे शोल्डर तक भी जा सकता है, इसकी सिवियरिटी काफ़ी होती है। तो आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर ने हमें ये भी बताया है कि इस मसले की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा हद तक भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको जल्द अज जल्द और अच्छे से ट्रीट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चले प्रयाल, हम अपने पेशेंट को बेड की तरफ लेके जाएंगे और वहाँ आपको बताएंगे किस तरह हम घर पे फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे हम फ्रोजन शोल्डर से बचा जा सकता है और किस तरह से हम फिजियोथेरेपी यहाँ अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। तो आइए चलते हैं।
फरियाल, हम अपने पेशेंट को जो है वो बेड की तरफ ले आए हैं जी। और हम पहले जो है वो एक्सरसाइज करवाएंगे जो हम बेड पे लेट के पेशेंट को करवाते हैं ताकि उनकी पेनफुल कंडीशन को रिकवर करा सकें। ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर एक्सरसाइजेज हम बिठा के और फिर खड़े रहकर करवाएंगे। ओके, हमारी पहली एक्सरसाइज ये होगी कि जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि पेशेंट की प्राइमरी कंप्लेन होती है कि पेशेंट अपना हाथ सीधा ऊपर उठा नहीं पाता। जी जी। तो हम पेशेंट को पहले, अगर हमारे पास वो हॉस्पिटल सेटिंग में आया है तो हम उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिससे उसकी शोल्डर ऊपर की तरफ जाए, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाए, ठीक ठीक, पीछे की तरफ जाने के लिए और आगे की तरफ जाने के लिए, इस तरह की कुछ मूवमेंट्स कराएंगे और पेशेंट को बताएंगे कि वो घर पे कैसे कर सकते हैं। आप अपने हाथ को इस तरीके से यहाँ से पकड़ेंगी, ठीक है, और अपने हाथ को घर पे इस तरह से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगी, ठीक है, और इस तरीके से नीचे लेके जाएंगी। और ये अमल आपको 10 मरतबा दोहराना है। जब आप 10 मरतबा ये अमल दोहरा लेंगी उसके बाद अपने हाथ को आपने बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है और आप खुद से करके बताएं कि आप घर पे ये एक्सरसाइज किस तरह से करेंगी। मैं ऐसे हाथ पकड़ूंगी और जी। ये हाथ ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी आहिस्ता से, और ठीक है। पीछे की तरफ लेके जाऊंगी। ये हाथ उस हद तक लेके जाना है फरियाद जहाँ तक दर्द है, ठीक है। जहाँ से दर्द की शिद्दत बढ़ती है वहाँ तक, वहाँ रोक देना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस दर्द की शिद्दत से एक स्टेप आगे लेके जाएंगे ताकि पेशेंट को दर्द भी कम हो और उसकी जॉइंट रेंज भी बढ़ना शुरू हो जाए। तो देखा आपने, डॉक्टर ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, जैसे कि जहाँ पर हमें पेन की शिद्दत बहुत ज़्यादा है वहाँ से उससे ज़्यादा हमने एक्सरसाइज को एक्सीड नहीं करना, अदरवाइज़ ये पेन आपको मज़ीद बढ़ सकता है। तो डॉक्टर आप प्लीज़ हमें ये बताइए कि हमें दिन में ये कितनी दफ़ा परफॉर्म करनी है। देखिए शुरुआत में ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो 10 मरतबा भी कर नहीं पाता। ये इस अमल को सिर्फ एक मामूली सा अमल है, इसको भी 10 मरतबा दोहराने में उसको दिक्कत महसूस होती है। तो हम पेशेंट को यही गाइड करते हैं कि अगर एक वक्त में आप 10 मरतबा नहीं कर सकते तो दिन में 2 से 3 दफ़ा आप अपना टाइम बांट लें और 5-5, 6-6 मरतबा करना अप्लाई शुरू करें। तो जब अप्लाई करना शुरू करेंगे आहिस्ता 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 तो दर्द की शिद्दत भी कम हो जाएगी और साथ में ये होगा कि जॉइंट रेंज भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ फिर हम ऐड करेंगे मजीद एक्सरसाइज। अब जैसे पेशेंट का हाथ मैंने अभी आपको बताया कि हम इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह हम पेशेंट को कहेंगे कि अपने हाथ को दूसरे हाथ की मदद से सर के पीछे तक लेके जाएं, सर के पीछे तक लेके जाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे। कॉमनली ये होता है कि पेशेंट ये खुद से कर नहीं पाता, ठीक है। तो शुरुआत में वो अपने दूसरे हाथ की मदद से इसको असिस्ट करेगा और अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये एक्सरसाइज वो जब रिपीटेडली परफॉर्म करेगा, अपने घर में बार बार दोहराएगा, तो उसका हाथ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो डॉक्टर आप हमें ये बताइए कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट के दूसरे हाथ में भी दर्द है तो क्या ये असिस्टेंस के लिए किसी और की हेल्प ले सकते हैं इस तरीके के कभी ले एक्सरसाइजेस में? सकते हैं लेकिन कभी नहीं ले सकते। अब जैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं ये एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से दूसरे पेशेंट को असिस्ट करके करवा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट के पास घर में उसके अपने भाई हैं, बहन हैं, तो वो उसको जैसे असिस्ट करेंगे तो उनको नहीं पता कि जॉइंट की एनाटमी कैसे है, जॉइंट कौन सी तरफ मूव करना है, क्या नहीं करना, कितना जोर लगाना है, कितना जोर नहीं लगाना। तो बेहतर ही होगा कि ये पेशेंट खुद से करे। जब पेशेंट अपनी विल पावर से खुद ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा बजाय इसके कि किसी की मदद ले। तो देखा आप लोगों ने, जब आप अगर घर में ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके घर वाले अगर कोई आपकी हेल्प कर रहे हैं तो इस चीज़ में आपने बहुत ध्यान रखना है और बहुत आसानी के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो बेहतर यह है कि आप ये परफॉर्म घर में ना करवाएं। अब इसी तरह हमारे पास एक गैजेट है जिसे हम थेराबैंड कहते हैं। ये थेराबैंड की एक्सरसाइज है। ये हमारे पास 3 से 4 स्ट्रेंथ के तौर पर आते हैं। एक सबसे कम स्ट्रेंथ होती है, कम रेजिस्टेंस होती है, या कम जिसे कह सकते हैं ताकत, कम ताकत, ज़्यादा ताकत, उससे ज़्यादा ताकत वाला होता है। ये हम घर पे इस तरह कर सकते हैं। हर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं होगा घर पे। जी जी बिल्कुल। बाज़ औक़ात ये स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाता है। अगर स्पोर्ट्स शॉप से ना मिले तो हमारे घर में बहुत कॉमन सी एक चीज़ है जिसे हम इलास्टिक बैंड कहते हैं। जी जी बिल्कुल। इलास्टिक बैंड आता है हमारे पास, हम वो ले सकते हैं और उससे एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। पेशेंट को कहेंगे कि अपने एक हाथ से वो ये पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से भी पकड़ेंगे और पेशेंट इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा और बाहर की तरफ खींचेगा और फिर अंदर लेकर आएगा। ठीक है। फिर बाहर की तरफ खींचेगा और अंदर लेकर आएगा। ये अमल भी 10 मरतबा एक वक्त में दोहराना है और दिन में 2 से 3 दफ़ा, जैसा आपने हमें पहले बताया। जी ठीक है। ठीक है। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रही हूँ जो पेशेंट खुद घर पे भी परफॉर्म करेगा तो उसको अपनी फ्रोजन शोल्डर में ज़्यादा आसानी महसूस होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो एक्सरसाइज कर पाएगा।
इसी तरीके से एक और एक्सरसाइज है जिसमें ये है कि हम पेशेंट को कहेंगे कि अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले जाएंगी और अपने हाथों को ऊपर की तरफ बंद करेंगी। ठीक है। और फिर बाहर की तरफ खोलेंगी। इसे हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं। इस तरह बटरफ्लाई जिस तरह अपनी विंग्स जितनी अपनी विंग्स अंदर और बाहर की तरफ करती है, बिल्कुल इसी तरह ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है, जिससे ये होगा कि गर्दन के अगर मसल्स पट्टे अकड़े हुए हैं तो वो रिलीज हो जाएंगे और इससे फ्रोजन शोल्डर रिलीज होने में और हेल्प होगी हमें। तो डॉक्टर नाज़िया, आप हमें ये बताइए कि ये जो एक्सरसाइजेस हैं, जिस तरीके से पेशेंट को आप लेटा के करवा रही हैं, तो इसी तरीके से हम उनको बिठा के ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं? जी, जब ऐसा होता है कि पेशेंट को दर्द है और वो बैठने में भी दर्द महसूस कर रहा है, चलने में भी दर्द महसूस कर रहा है, तो हम पहले इनिशियल स्टेज पर पेशेंट को हमेशा लेटा के एक्सरसाइज करवाते हैं। और फिर जब पेशेंट बोलेगा कि मुझे दर्द में कमी है, आराम है, तो फिर हम यही एक्सरसाइज बिठा के करवाते हैं। आप प्लीज बैठिएगा, अपने पैर नीचे की तरफ लाइए। अब इस सूरत में अब जैसे ये है, मैंने आपसे कहा कि जैसे ही दर्द में आराम होगा तो जाहिर सी बात है जो दर्द की वजह से जो पट्टे हमारे कमज़ोरी की तरफ चले गए हैं, हम उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक डंबल है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर ये ना भी हो तो घर में हम पानी की भरी हुई बॉटल से ये काम कर सकते हैं। हम पेशेंट को कहेंगे कि अपने पेशेंट को डॉक्टर आप मुझे ये बताइए कि इस डंबल का वेट कितना है? ये 1 kg से ज़्यादा का। ठीक है, तो हम इसका वेट एक्सीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट और उसकी हाइट वगैरह के हिसाब से? हम इसको जो है बढ़ा सकते हैं आगे जाके। जैसे ही पेशेंट अगर इस काबिल होता है कि वो ज़्यादा वजन उठाने की ताकत रखता है तो हम 5.5 kg से बढ़ाते हैं। ओके ओके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सीड करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2.5 kg से हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब जैसे ये डंबल है, हम पेशेंट को कहेंगे कि वो उसको होल्ड करके ठीक है अपने एल्बो को बिल्कुल सीधा रखें और इसको ऊपर की तरफ उठाएं जितना वो उठा सकते हैं। तो नाज़रीन, आप भी देखें और हम भी देख रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर नाज़िया ये एक्सरसाइज पेशेंट पे परफॉर्म करवा रही हैं और जिस तरीके से वो इन सब चीज़ों को आराम से और आसानी के साथ लेकर चल रही हैं। आपने भी घर में अगर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है तो इसी तरीके से इन सब चीज़ों को आसानी के साथ और बाकायदगी के साथ लेकर चलना है। अब इसी तरह से हम इसकी एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा सा इनोवेशन करेंगे जी। हम पेशेंट को बोलेंगे अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएं और अपने सर की तरफ लेकर आएँ और फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगी और फिर सर की तरफ लेकर आएंगी। इससे ये क्या होगा कि जो इनकी कंप्लेन थी कि अपना सर ऊपर की तरफ जो एक्सरसाइजेस हैं सर की तरफ ले जाने वाली, वो नहीं कर पा रही हैं, वो काम नहीं कर पा रही हैं, वो इजीली परफॉर्म कर सकती है। और डॉक्टर नाज़िया, हमें गर्दन को सीधा रखना है ताकि गर्दन, क्योंकि होता ये है कि जिस तरह पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो अपनी गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता है, तो वो नहीं करना, उसका ख्याल रखना है आपने। तो नाज़रीन, आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा जब आप ये घर में एक्सरसाइज परफॉर्म करें कि जब आप ये परफॉर्म करें तो गर्दन को आपने भी सीधा रखना है, बिल्कुल भी इसे टेढ़ा नहीं करना। अच्छा, अब एक और एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में ये होगा जिस तरह हम नमाज की पोजीशन इख्तियार करते हैं, आपको उस तरह से बैठना है। इस तरफ होके बैठिए, ठीक है। आप अपने हाथों को आगे की तरफ रखेंगी, दूसरा हाथ भी आगे की तरफ रखेंगी और हम पेशेंट को बोलेंगे आप आगे की तरफ जाएंगी। ठीक है। जब आगे की तरफ जाएंगी और इस तरीके को होल्ड करके रखेंगी 1 2 3 और फिर इसी तरीके से स्लाइड करती हुई पीछे की तरफ आएंगी और फिर नेक को स्ट्रेट कर लेंगी। ठीक है, ये भी आपको 10 मरतबा दोहराना है। ये सारी एक्सरसाइज स्टेज वाइज करनी है। अगर शुरू में दर्द है तो सिर्फ सीधा लेट के एक्सरसाइज करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दर्द में कमी होना शुरू हो जाएगी और हमने अपनी रेंज पे काम करना है तो हम इस सारी वाली एक्सरसाइज की तरफ आना शुरू करेंगे। और तरीका वैसे ही होगा कि 5 मरतबा करनी है शुरुआत में, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस अमल को दोहराना है, कम से कम 10-15 मरतबा दोहराना है दिन में, पूरे दिन में। आप 5-5-5 करके करें या एक ही वक्त में 15 कर लें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो डॉक्टर नाज़िया, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे पेन पेशेंट का बढ़ जाता है तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए, फौरी अमल उसे उस वक्त क्या अपनाना चाहिए? उस वक्त ऐसा हो सकता है कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि घर पे गर्म पानी की बोतल आती है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई जेल आते हैं, बहुत सारे एनाल्जेसिक जेल होते हैं, वो जेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि किसी भी किस्म का एग्रेसिव मसाज नहीं करना। मसाज करना जो है वो से ये होता है कि शोल्डर में आप ज़्यादा पेन और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ जाएगी उस मसाज करने से। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया, इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना है, अदरवाइज़ ये पेन आपका बढ़ सकता है और ये मसला आगे दूसरे शोल्डर में भी आपका क्रिएट हो सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखें और बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगी जो हम बैठ के एक्सरसाइज करवाते हैं। अपने पैरों को नीचे की तरफ लटकाइएगा। अमूमन हमारे घरों में इस टाइप की
जो पाइप हैं वो मिल जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जिसे हमारी ज़बान में तो वैंड कहते हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास 1 से 2 फीट का पाइप होता है, हमारे हर घर में मौजूद होता है। ये आप इस तरीके से उसको पकड़ के और इस तरह से ऊपर लेके जाएं, ठीक है, नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, इसको पकड़िए, अपनी दोनों कोहनियों को सीधा रखेंगी और ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगी और फिर नीचे लेकर आएंगी। इससे भी ये होगा कि इनकी जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है वो सारी उस पर काम हो रहा है और उनकी पूरी बैक स्पाइनल मसल्स पे सब पे एक्सरसाइज हो रही है, सब पे काम हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इस एक्सरसाइज से हमारे सिर्फ शोल्डर पे नहीं बल्कि हमारी पूरी बैक मसल्स पे काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज होगी। अब ये सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप बैठ के और लेट के करते हैं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसके लिए हम खड़ा होना ज़रूरी है। आप नीचे आइए प्लीज़। अब ऐसा है, पहले मैं आपको दिखाऊंगी इनकी बैक साइड से कि किस तरीके से आपको प्लेस करना है। आपको अगर थेराबैंड आपके पास है तो आप थेराबैंड भी ले सकती हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज जो खड़े रह के कर सकते हैं। खड़े रह के में अगर आपके पास थेराबैंड मौजूद है तो थेराबैंड, नहीं तो कोई स्ट्रेच बैंड मिल जाता है आपको पास, तो स्ट्रेच बैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे स्कार्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि इलास्टिक वगैरह जैसी चीज़ें जो घर में इजीली अवेलेबल होती है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। बिल्कुल। अब इसमें ऐसा है कि हमारा जो सही वाला हाथ है, जो सही से पूरी रेंजेस कंप्लीट करता है, हम पेशेंट को बोलेंगे कि पहले उसको पकड़ के रखें। ठीक है, और उसके बाद इसके दूसरे हाथ की तरफ आएंगे जो पीछे से होकर आएगा और उसको हम बोलेंगे से यहाँ से पकड़े। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम इस हाथ को बोलेंगे कि वो ऊपर की तरफ उठाएं। जब ये ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये वाला हाथ जो है वो स्टेबल रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह रुका रहेगा और जो जिस हाथ में दर्द है वो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका हम फ्रंट ऐसे देख सकते हैं। अब जब सामने आएंगी तो सामने आते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ मूव करें, उठाइए ऊपर की तरफ, ये। ठीक है, ठीक है। दिखने में तो ये एक्सरसाइजेस काफ़ी आसान लग रही हैं, लेकिन पेशेंट के लिए और करवाना तो काफ़ी मुश्किल है। जी। अब हमारे इसी तरह से एक और एक्सरसाइज है जो हमारी वॉल के साथ है। अब हम थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे। हमारी वॉल की तरफ जो है वो इस तरह किस्म की फिंगर लेडर होती है। वो फिंगर लेडर की एक्सरसाइजेज जो हैं वो हम आपको परफॉर्म करना सिखाएंगे। जो हमारे घर में होती है फिंगर लेडर हमारे पास मौजूद नहीं होती। जी जी बिल्कुल। मोस्टली क्लिनिकल सेटअप्स में ये मौजूद होती है, तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम पेशेंट को कहेंगे कि अपने हाथ को, अच्छा अब जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रही हूँ वो फिंगर लेडर से है। पेशेंट का ये हाथ अफेक्टेड है। अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगी, अपनी कोहनी को बिल्कुल सीधा रखेंगी और अपने हाथ को सीढ़ी की तरह ऊपर लेके जाएंगी अपनी फिंगर्स को। जैसे ही आप ऊपर लेती जाएंगी साथ में अपनी बॉडी को मूव करेंगी अपने दीवार की तरफ करते जाएंगे। अब यहाँ भी यही है कि जहाँ तक दर्द है वहाँ तक लेके जाना है और उसके बाद वापस नीचे आना है। और जब वापस नीचे आएंगे तो वही तरीका कार होगा जैसे हम ऊपर गए थे। ठीक है, तो डॉक्टर नाजिया आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि इस तरीके की चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इन चीज़ों का ऑल्टरनेट हम क्या घर में अपने ला सकते हैं या किस तरीके से हम इन एक्सरसाइज को घर में परफॉर्म कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। कोई भी तौलिया लेके, हैंड की लेके अपने हाथ को, पेशेंट अपना हाथ जो है वो प्लेस करेगा दीवार के साथ। ठीक है। और स्लाइड करता हुआ ऊपर लेके जाएगा। जब स्लाइड करता हुआ ऊपर लेके जाएगा तो करीब होता जाएगा और स्लाइड करता हुआ ऊपर लेकर जाएगा और उसके बाद वापस आएगा और इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से होगा कि उसको आसानी होगी। फिंगर लेडर नहीं है तो हैंड की के साथ स्लाइड करता हुआ ऊपर ले जाएगा और फिर नीचे लेकर आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा डॉक्टर नाजिया ने हमें एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट बताया है इस एक्सरसाइज का, जैसे कि हम बहुत आसानी से घर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो डॉक्टर नाजिया और कोई ऐसी एक्सरसाइजेज जो हमारे नाजरीन को आप बताना चाहें? वन लास्ट एक्सरसाइज है जिसे हम शोल्डर पुली कहते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। आप एक किस्म की जो हम हॉस्पिटल सेटिंग में यूजुअली परफॉर्म करते हैं फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट के साथ। प्लीज आप यहाँ बैठिए, थोड़ा सा पीछे की तरफ होकर बैठिए, अपनी कमर को पूरी टेक लगा के। आपने जो सही वाला हाथ है उसकी तरफ ज़्यादा जोर रखना है और इसको होल्ड करना है। ठीक है डॉक्टर नाजिया, हमारे नाज़रीन को साथ साथ ये बताती चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है और इसका घर में ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? इसको हम शोल्डर पुली कहते हैं। ठीक है। और ये कॉमनली मार्केट में मिल जाता है, लेकिन अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो इसका सबसे आसान हल है, हमारे पास घर में एक नायलॉन की रस्सी होती है। ठीक है। या किसी किस्म की एक ऐसी वो कह सकते हैं कि
कोई भी thread या डोरी टाइप का, ठीक है। उसको आपने रीलिंग के थ्रू घुमा के दूसरी तरफ ले जाके और इस तरह से परफॉर्म करना है कि जो आपका सही वाला हाथ है वो खींचेगा आपके दर्द वाले हाथ को ऊपर की तरफ, और उसको रोकना है 2 से 3 सेकंड, फिर नीचे लेके आना है। ये टू एंड फ्रो मूवमेंट कराएंगे, और ये टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है वो टाइम देख के करानी होती है, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जब तक पेशेंट थके नहीं है, जब तक उसको दर्द ज़्यादा महसूस ना हो। ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज है ये, और ये कॉमनली मिल जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है। तो डॉक्टर नाजिया, अब एक और बात हमें बताती चले कि ये एक्सरसाइज हम हर एज ग्रुप पे परफॉर्म करवा सकते हैं या कोई स्पेसिफिक एज, जेंडर या कुछ है? ये जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको अब तक बताई हैं, ये हर एज ग्रुप परफॉर्म कर सकता है। शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के वजह से एक्सरसाइजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये चंद एक्सरसाइजेस हैं जो हमने आपको बताई हैं, जो आसानी से आप घर पे भी और हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू। तो डॉक्टर नाजिया, क्या आप हमारे नाज़रीन को कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो उनके लिए आगे फर्दर बहुत अच्छा रहे? जी बिल्कुल, हमारी कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हमें हमारी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी पेनफुल कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, किसी बीमारी से हम गुजर रहे हैं, उसकी तशखीस अपने टाइम पर होना ज़रूरी है। तो अपनी बीमारी को निगलेक्ट मत करें, अपने दर्द को निगलेक्ट मत करें, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, उसकी तशखीस कराएं और उसका इलाज कराएं। डॉक्टर नाजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नाज़रीन को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की और बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी बताई जो हम अपने घर में बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है। तो अब हम हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर IHRR में मौजूद थे, जहाँ पर हमने एक बहुत इन्फॉर्मेटिव फिजियोथेरेपी का एक सेशन परफॉर्म किया था डॉक्टर नाजिया के साथ, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमसे शेयर की। और मैं यहाँ पे आखिरी में WMO और मेमन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जहाँ पर फिजियोथेरेपी के बहुत अच्छे सेशंस हमें आगे भी फर्दर प्रोसीड किए जाएंगे और हमें बताए जाएंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।